हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज का एक और सनसनीखेज भाग, जिसका नाम है नागराज और अदृश्य हत्यारा। राजनगर स्थित स्टार लैब, जिसके चप्पे चप्पे पर हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी इस बात की चुगली खा रही है कि लैब में जो हो रहा है वह साधारण की श्रेणी में कतई नहीं आता है। लेकिन क्या क्या असाधारण हो रहा है लैब में, पता नहीं यार। सिर्फ इतना पता है कि अंदर प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा कोई ऐसा आविष्कार करने में व्यस्त हैं जो विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा देगा। क्या है वो आविष्कार और अभी पूरा हुआ या नहीं, ये प्रोफेसर वर्मा के सिवाय कोई नहीं जानता है और कोई जान भी नहीं पाएगा। वहाँ पहुँचे जो जिन्हें देखे रूहें फना हो गई गार्ड्स की, क्योंकि इस राज को प्रोफेसर के साथ ही इस दुनिया से विदा कर देंगे हम और ले उड़ेंगे उसका वह आविष्कार। आने वाले का इरादा भापने और वह सब चीखने में एक पल भी नहीं गवाया उन्होंने। फायर्स, अंधाधुंध बरस पड़ी सैकड़ों गोलियां उन पर, किंतु वे गोलियां बाल भी बाका नहीं कर पाई उनका। हा हा हा, बारिश की ये बूंदें भला क्या बिगाड़ पाएंगी टटोल और मोटोल का। बुलेट प्रूफ पोशाक के इनकी, रॉकेट्स दागो इन पर, ये तो बड़ी बेइंसाफ़ी है। एक बार तुमने किया, अब एक बार हमें भी करने दो। फुलझड़ियाँ सी छूटी टटोल के हाथों से और गार्ड्स के शरीर से छूटे खून के फुव्वारे। मटोल ने तो बारूद की तरह फोड़ डाले थे भूतों के शरीर को, उड़ते हुए चिथड़े और बिछती गई लाशें ही लाशें। दोनों मदमस्त हाथी की भांति घुसते चले गए लैब में। दरवाज़ा गिरने की आवाज़ पर चौंक उठा प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। वह उछल पड़ा टटोल मटोल को अपने सामने खड़ा देख। तो कौन हो तुम लोग, क्या करने आए हो यहाँ? मैं मटोल और ये टटोल। लेने आए हैं हम यहाँ तुम्हारा आविष्कार, जिसे तुम अभी अभी पूरा करके हटे हो। इन्हें मेरे आविष्कार के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो रक्षा मंत्री के अलावा किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। प्रोफेसर को विचारों के भंवर से निकाला टटोल ने। हमें उम्मीद है कि तुम बेमौत मरने की जगह हमारी मांग पूरी करने में अक्लमंदी दिखाओगे। खोल उठा प्रोफेसर, तुम्हारे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे कि इससे पहले ही एटॉमिक किरणें तुम्हें राख बना देंगी। मटोल पर हुआ एटॉमिक किरणों का भयानक असर, जिसे देख टटोल ने दिखाई बिजली सी फूटती। ओफ, दूसरा मौका नहीं मिलेगा तेरी गन को वार करने के लिए। गन हाथ से गिरती देख प्रोफेसर उछला। तेरे लिए तो मेरे हाथ ही काफ़ी हैं कमीने। भड़ाक से प्रोफेसर हुआ मटोल टटोल का प्रहार। खून उगलता दूर जा गिरा वह। बस प्रोफेसर, ये तेरी जीवन लीला का आखिरी सीन था। अब इस पर मौत का पर्दा डालता हूँ मैं। नट की भांति सुंदर प्रदर्शन कर रहा था प्रोफेसर। अचानक चीख पड़ा वह, हलक फाड़ कर, नहीं, अपनी वर्षों की मेहनत इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। गोली सा सनसनाकर उठा वह, अपने आविष्कार से जा लिपटा था वह। चीखे ही चीखे गूंजती चली गई पूरी स्टार लैब में, जो दब कर रहेगी कुछ क्षणों बाद हुए उस भयानक विस्फोट में। नागराज, नागराज, मानवता का रक्षक, अपराधियों का काल, बच्चों का दोस्त, कहाँ बड़ा चला जा रहा था आज। अचानक चौंक पड़ा नागराज, और चौंकता भी क्यों ना, खतरे में जो थी बहुत सारी जिंदगियाँ। ब्रेक फेल, वह ट्रक उस भीड़ की तरफ बढ़ रहा है जो अपनी तरफ बढ़ती उस मौत से बेखबर है। लेकिन मेरे होते एक भी बेगुनाह को आँच भी आ जाए तो धिक्कार है मुझ पर। और तभी सांप की मांदी टैक्सी से सरसराया नागराज, और ठीक समय पर जा खड़ा हुआ मौत के सामने। नागराज के बाहुबल के आगे भला कब तक ठहर पाता वह मशीनी बल। शुक्र है ट्रक का इंजन बंद तो हुआ। उसी से उछल पड़े लोग। हुर्रे, नागराज ने हमें बचा लिया है। नागराज इज आवर रियल सुपर हीरो। जमा हुए सभी लोग नागराज के इर्द गिर्द। नागराज, ऑटोग्राफ प्लीज, मुझे भी एक। अपने चाहने वालों से गिर गया था नागराज वहाँ पर। असल वर्ल्ड में मंत्री महोदय ने एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। अब रिबन काटने में और देर नहीं कर सकते। काश नागराज भी आ गया होता। और ठीक तभी रक्षा मंत्री धर्मेश तिवारी कमांडो से गिरे मंच की तरफ बढ़े, जिन्हें देख नफरत से सुलग उठा वह शख्स। अपने पाप का दंड तुझे भुगतना ही पड़ेगा कमीने। क्या निकाला था उसने अपने और कोट के नीचे से? तेरे बोझ को इस धरती से कम करके रहूँगा मैं आज। उधर मंच पर खड़े मंत्री ने रिबन काटने के लिए संभाली कैंची, और उधर उस शख्स ने संभाला पता ना क्या चीज़। अगले ही पल उफ, निशाना चूक गया मेरा। लेकिन जब तक मौत उसे गले ना लगा ले वह बचेगा नहीं। सतर्क हो उठे थे कमांडोज।
वह आदमी मंत्री जी पर वार कर रहा है। एक्शन में आओ। एक्शन में आए कमांडोज। सामना न कर सके उस शख्स का जो चीते सा फुर्तीले था। अपने उद्देश्य में तुम्हें टांग अड़ाने नहीं दूंगा मैं। आतंक के साथ हैरानी भी नाच उठी मंत्री के चेहरे पर। उसकी आवाज़ सुनकर उफ, ये आवाज़ तो क्योंकि प्रलय दूत सा आ खड़ा हुआ था वह उस शख्स उसके सामने। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? ठीक पहचाना तूने कमीने, एकदम ठीक पहचाना तूने मुझे। तू सब जानता है, फिर भी यमराज के पास जाकर पूछ लेना अपने गुनाह, और तभी यहीं कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तुम जेल जरूर जाओगे क्योंकि तुम्हें वहाँ पहुँचा हूँ मैं। मेरा नाम और काम जानने के बाद भी अगर तुम अपना इरादा नहीं बदलोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। बात सा झपटा है। मेरे इरादे तुम नहीं बदल सकते नागराज। पीड़ा नहीं, हैरानी हुई नागराज को। ऐसा लगा जैसे इसने मेरे पर लोहे की वस्तु मारी हो, लेकिन इसके हाथ में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाथ तो खाली हैं इसके। कुछ ना कुछ तो ज़रूर है उसके हाथ में। नागों से जकड़ा जाए तो पता चल जाएगा। नागराज के इशारे से उसके शरीर से निकले सैकड़ों सर्प कमाल दिखाया उस शख्स के हाथों में थमे कुछ ने। और फिर तभी एक बार फिर नागराज पर भी हुआ वह वार। अपने आप को बचाने के चक्कर में ड्रैगन ट्रेन पर जा गिरा था नागराज, और अगले ही पल तूफान सी भाग खड़ी हुई ड्रैगन ट्रेन। जब तक तू अपना सफ़र ख़त्म करके वापस आएगा नागराज, तब तक मैं अपना काम ख़त्म करके जा चुका हूँगा। पलटा वह भय से जड़ हो चुके मंत्री की तरफ। मर कमीने, और उसने एक गोली दाग दी मंत्री के सीने में। उधर नागराज अपने परिचित अंदाज में लहराया ड्रैगन ट्रेन पर, और जो कुछ भी हो उसके हाथ में वह नहीं रह पाएगा। कुछ को ले उड़े नागराज के सरफ। उफ, अब तुम नहीं बच पाओगे नागराज की नाग सेना से। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते नागराज, कभी नहीं पकड़ सकते तुम मुझे। और देखते ही देखते वह हत्यारा अदृश्य हो गया था नागराज की आंखों के सामने से। घोर आश्चर्य से फैलती चली गई नागराज की आंखें। इनविजिबल मैन, अदृश्य हत्यारा। हा हा हा। नागराज उसकी एक भयानक हंसी सुनता रह गया। एक पल बाद ही जड़ से खड़े नागराज को सुनाई दी किसी इंजन के स्टार्ट होने की हल्की सी आवाज़, जो पल प्रतिपल दूर होती चली जा रही थी। आश्चर्य की दुनिया से नागराज को बाहर निकाला। वहाँ पहुंची पुलिस फोर्स ने। कहाँ गया वह हत्यारा, कहाँ गया नागराज? नागराज ने बताया तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, लेकिन फिलहाल यह समय इस विषय में सोचने का नहीं है। मंत्री जी को अस्पताल पहुँचाने का है। अपनी अंतिम बची सांसों का भरपूर उपयोग किया मंत्री ने। मैं बचूंगा नहीं नागराज, मैं तुम्हें अपने हत्यारे के बारे में बताना चाहता हूँ। मंत्री ने नागराज को अपने हत्यारे के बारे में बताया और अपने प्राण त्याग दिए। उफ, स्तब्ध रह गया नागराज। वह शख्स निर्मम हत्या कैसे कर सकता है, और फिर वह इनविजिबल मैन कैसे बदल गया? मुझे इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाना ही होगा। शहर की सबसे ऊंची इमारत शिकागो टावर के टॉप पर बनी घूमती दुनिया, और जो असल में हेडक्वार्टर है WOAKF का, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किलर फोर्स का, यानी वह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके दुर्दांत हत्यारे पूरे विश्व में टीडी दल की तरह फैले हुए हैं, जिनके दिलो दिमाग पर राज करता है किलर किंग, और जो इस समय अपने चेहरे पर हैरत के भाव लिए देख रहा था उसे। टटोल, तुम जिंदा हो टटोल। तुम तो समझे थे कि तुम स्टार लैब के मलबे में दबकर दफन हो गए हो, कैसे बचे तुम? टटोल ने बताया अपने जिंदा रहने का रहस्य, जिसका एक एक शब्द विस्फोट साबित हुआ किलर किंग के लिए। क्या ये सच है टटोल? ठीक वैसा ही हुआ किंग। मंत्री धर्मेश तिवारी से सुपारी लेकर आपने प्रोफेसर श्रीकांत के जिस आविष्कार को हमें लेने भेजा था, वह साधारण नहीं बल्कि अच्छे खासे शख्स को इनविजिबल बना देने वाला आविष्कार था। लेकिन मंत्री ने जो हमें इस बारे में बताया नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता चला इस आविष्कार के बारे में? मैंने उस आविष्कार की बदौलत प्रोफेसर को अपनी आंखों से इनविजिबल होते देखा है किंग, और फिर मैंने हवा में लहराते हुए उस मेज को भी देखा जो भड़ाक से मुझसे आ टकराई। फिर मुझे खुला दिखाई दिया एक गुप्त दरवाज़ा। फिर एक पल बाद ही गूंजा वह धमाका जिसने परखचे उड़ा दिए थे स्टार लैब के, और मेरा यह हाल कर दिया उसने। टटोल की सारी बातें सुन अनार से फूट रहे थे किलर किंग के मस्तिष्क में। इनविजिबल मैन के रूप में मंत्री धर्मेश तिवारी पर आक्रमण करके प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा ने यह साबित कर दिया है कि वह जिंदा है। मुझे उसके जिंदा होने का फ़ायदा उठाना है अब, और ये कैसे होगा ये अच्छी तरह जानता हूँ मैं। फिर वह तेज़ी से अपने दुर्दांत किलरों को कुछ निर्देश देता चला गया। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था नागराज। अचानक तभी चौंक पड़ा। वह लड़की अंधाधुंध क्यों भाग रही है? क्या खतरा है उसे?
खतरा भी दिखा नागराज को। ये अग्निगोला तुम्हें ज़्यादा दूर तक नहीं भागने देगा छोकरी। सजग हो उठी नागराज की छठी इंद्री लहराया वह। उधर वह नाचा उस सुंदरी के चेहरे पर। उफ, अब तो गई मेरी जान। सचमुच जान गई ही थी वह कोमलांगी अगर उससे ना आली पड़ती वह नागरस्सी जो थमी थी नागराज के हाथों में। एट योर सर्विस मैम। ओह नागराज तुम। और तभी लाइटर के हाथ से उसका शिकार छीन कर तुमने तो अपनी मौत बुला ली है रे नागराज। धड़ाक से गिरा नागराज एक तरफ, पटाख से उछला। उफ, ये छलांग ना लगाता तो निश्चित ही मौत थी इसकी। लेकिन मौत तो अभी भी सर पर खड़ी थी उसके। तुम्हारे शरीर की आज राख बनाने ही आया हूँ मैं नागराज। इससे पहले मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। आश्चर्यजनक रूप से खंबे से कैद होकर रह गया वह लाइटर, किंतु शीघ्र ही वह आज़ाद हुआ अद्भुत तरीके से। हा, आग को भी कोई कैद कर सका है क्या नागराज? उफ, इसने अपनी आग से जला डाला मेरे सर्प सैनिकों को। अब ऐसे ही मैं तुम्हें भी जला डालूंगा। आग से बुरी तरह घिर गया था नागराज। बचना होगा मुझे इस आग से। नागराज ने आग से बचने के लिए शानदार उपाय अपनाया। सर्प सैनिकों का आश्चर्यजनक सुरक्षा कवच था वह, जो उसे पल भर में आग से बाहर निकाल लाया था। आग से बाहर आकर सर्प गोले से बाहर निकलकर नागराज, सर्प सैनिकों ने आज मुझे जिंदा जलने से बचा लिया है। अचानक कितनी भी कोशिश कर ले नागराज, आज मरना तुम्हें हर हाल में है। इस छलांग के साथ ही नागराज के सीने पर सवार हो गया था लाइटर। अब तंदूरी मुर्गे की तरह भूनूंगा मैं तुम्हें नागराज। उबल पड़ी दर्दनाक चीख नागराज के चेहरे से। तभी अचानक बचाने वाले के जीवन को आँच आए तो लानत है मुझ पर। भिजते चले गए लड़की के जबड़े और धंसते चले गए शिकंजे के नोकीले पंजे लाइटर के शरीर में। लाश बनकर लटक रह गया वह लाइटर। काश ये जिंदा रह पाता तो बताता कि ये कौन था और लड़की के पीछे क्यों भाग रहा था। लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो यह लड़की भी दे सकती है। लड़की ने बताया, ये अपने कुछ साथियों के साथ मेरी भाभी और भतीजे का अपहरण करने आया था। उन्हें तो काबू करने में सफल हो गए, लेकिन मैं भाग खड़ी हुई थी। कौन हो तुम? मेरा नाम जॉली वर्मा है। नागराज उस हिरनी सी आंखों की स्वामिनी की बात सुनकर चौंक उठा। प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा मेरे बड़े भाई थे नहीं हैं। मैं समझी नहीं नागराज, क्या कहना चाहते हो तुम? नागराज ने समझाया तो हैरत ही हैरत नाच उठी उस गजरारे नैनों में। मेरे भैया इनविजिबल मैन हत्यारे, लेकिन उन्होंने मंत्री की हत्या क्यों की है यही जानने तो मैं तुम्हारे पास जा रहा था। लेकिन यहाँ तो कई रहस्य मुंह बाए खड़े हैं मेरे सामने कि कौन है लाइटरमैन और उसके साथी जिन्होंने तुम्हारी भाभी और भतीजे का अपहरण किया है। नागिन सी पुकार निकली कोमल कंठ से। उनका अपहरण करने वाले जो भी हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी नागराज। नागराज तुम्हारे साथ है जॉली। भारत नेपाल बॉर्डर जहाँ पर तैनात था पुलिस कर्मियों का झुंड। बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही थी शहर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की। कारण खबर मिली है कि इस रास्ते से आज एक बहुत बड़ी ड्रग्स कंसाइनमेंट नेपाल से भारत में प्रवेश करने जा रही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर वह कंसाइनमेंट अदृश्य होकर भी यहाँ पहुँची तो हमारी चौकस आंखों से वह बच नहीं पाएगी। अचानक चौंक पड़ी हर चौकस आँख। हेडलाइट, इंजन की आवाज़। कोई ट्रक इधर आ रहा है। सिर्फ हेडलाइट ही आ रही हैं, ट्रक तो कहीं दिख नहीं रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सचमुच कुछ जरूर था, लेकिन उसका किसी को पता नहीं चल सका। सिर्फ एहसास हुआ, भयानक एहसास, जिसके होने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मौत बनकर पुलिस कर्मियों के सिर से गुजर चुकी थी वह हेडलाइट्स। वाह, सिपाहियों को कुचलकर इतना बड़ा ट्रक लेकर हम भारत में आ गए और किसी को हमारी हवा भी ना लगी। अब भारत में धड़ेले से बिकेगी इस अदृश्य ट्रक में भरी हुई खौफनाक स्मैक। अदृश्य ट्रक में लदी खौफनाक स्मैक खुलेआम अदृश्य रूप से बिकने लगी थी और खुलेआम ही अदृश्य रूप में पीने जाने लगी थी। भारत में तेजी से फैलने लगा वह अदृश्य जहर। चीन की राजधानी पीचिंग का चुंगहाल, जहां आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन, तभी तो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम तगड़ा किया गया था। लेकिन क्या करे जब कोई इस तरह आए और कर दे वार, और ना कोई किसी को चीखने का मौका दे। और हैरान और परेशान थे सतर्क की प्रतिमूर्ति समझे जाने वाले चीनी पुलिसकर्मी। किसने किया ये? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दिया था। हवा का झोंका जाग घुसा था चुकिंग हॉल में और बाहर भी आया। अपना काम मैंने कर दिया है। 20 सेकंड बाद वह अदृश्य बम अपना काम कर देगा। और ठीक 20 सेकंड बाद गूंज उठा धमाका, जिसने कई देशों के सैकड़ों हजारों कर्णधारकों को शांत कर दिया था। ऐसा ही कुछ हुआ
जापान की राजधानी टोक्यो में भी। और ठीक ऐसा ही हुआ मिस्र, इंग्लैंड और विश्व के कई अन्य देशों में। मद्रास का विशाल अन्नामलाई स्टेडियम, जिसमें मौजूद थे हजारों उत्साही दर्शक, होते भी क्यों ना विश्व का सबसे अधिक रोमांचक खेल WWF का मुकाबला जो होने जा रहा था वहाँ पर। शानदार और खतरनाक बुलडॉग और हॉगमैन, जिनकी हार जीत पर लगे थे लाखों करोड़ों रुपए के दाव, तभी तो धक धक कर धड़क रहे थे कुछ दिन। ये मुकाबला बुलडॉग जीत गया तो हमारे करोड़ों रुपए मारे जाएंगे। हमने कहा था ना मिस्टर पुतन कि मुकाबला हॉट डॉग जीतेगा तो हॉगमैन ही जीतेगा। उसे जीतने के लिए हमने तुमसे ही नहीं हजारों कस्टमरों से एडवांस लिया है। लेकिन ये होगा कैसे? मुकाबला शुरू होने दो, अपने आप पता चल जाएगा। तभी बुलडॉग ने किया फ्लाइंग एल्बो शॉट का शानदार प्रदर्शन। ये था हॉगमैन का गोरिल्ला स्कैम। रिंग के जर्रे जर्रे को हिला दिया उसने। धड़ाम से गिरे बुलडॉग के भारी शरीर ने। फिर उठने की लाख कोशिश करने के बाद भी उठ नहीं पाया वह। अरे ये मुझे किसने जकड़ लिया है? उफ! हॉगमैन के भद्दे होठों पर बुलडॉग की छटपटाहट देखकर क्रूर मुस्कान खेल गई थी। मैं जानता हूँ क्या हुआ है बुलडॉग को, लेकिन वह कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही निकल जाएंगे उसके प्राण। हवा में उछला डॉगमैन और उछलता ही रह गया वह, क्योंकि आ पहुँचा था नागों से बना हुआ है एक गोला, और आ पहुँचा था वहाँ पर नागराज। सभी दर्शक उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। हैरान दर्शकों के सामने नागराज ने किया वह हैरत अंगेज रहस्य उद्घाटन। यह मुकाबला धोखे से जीतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अकेले बुलडॉग से लड़ रहे हैं कई फाइटर, एक स्पष्ट रूप में और कई अदृश्य रूप में। बस इतना ही बोल पाया नागराज। इस रहस्य को खोलकर तुमने अपनी मौत बुला ली है नागराज। औंधे मुंह गिर गया था नागराज वहाँ पर। उसके संभलने से पहले ही उछल पड़ा डॉगमैन। तुम जैसों को तो लेग सैप के एक ही वार से कचूमर निकाल देता हूँ मैं। सरक गया नागराज वहाँ से। अगर ये मेरे ऊपर गिर गया था तो मेरी एक आधा हड्डी चटका ही देता है। ठीक तभी तुम्हारे इस गुब्बारे से फूले शरीर की सारी हवा निकाल दूंगी मैं। इस बार जोली उछली तो दो मजबूत हाथों ने हवा में ही लपक लिया था उसे। उफ! ये क्या है? और उछाल दिया उसे। उफ! अब गई तू जिंदगी से छोकरी। ऐसा तब होगा ना जब नागराज होने देगा। नागों के बिछोने पर आ गिरी थी जोली। उफ! नागराज का जवाब नहीं है। उत्साह से उछल पड़े दर्शक। नागराज और WWF फाइटर्स। अब आएगा मज़ा, असली मज़ा। और अब आएगा असली मज़ा। टैन टैन टैन। बेहद तक नज़र आने लगा था नागराज। 3 वर्ल्ड रेसलर फाइटर, जिन्हें 2 अदृश्य और एक दिख रहा है। लड़ाई के दौरान इनसे मेरा ध्यान न बटे, इसलिए मुझे इनसे लड़नी होगी ब्लाइंड फाइट, जिसके लिए मुझे चाहिए यह कपड़ा। बुलडॉग की बनियान झपट ली नागराज ने। और अब तीनों मेरी आंखों से ओझल हैं। अब मुझे इस्तेमाल करनी ही अपनी स्नेक सेंस। तभी हुआ वार। बचा नागराज। मेरी बाईं तरफ से सांसों की आवाज़ आ रही है। अपने अंदाज की तरह ठीक था नागराज का भी वार। अदृश्य फाइटर के हलक से चीख और शरीर से खून की धार बह निकली। पहाड़ सा अदृश्य शरीर धम से नीचे आ गिरा। ठीक तभी नागराज को उछाल दिया दूसरे अदृश्य फाइटर के वार ने। हवा में सैकड़ों कलाबाजियाँ खाकर खड़ा हुआ वह नागों का राजा हाथी सा चिंगाड़ता नागराज पर झपटा दूसरा अदृश्य फाइटर। नागों की बारिश सी कर दी नागराज ने आवाज़ की दिशा में। ये चीख ही तुम्हें ले डूबेगी प्यारे। और अगले ही पल सांपों का बुत बनकर खड़ा हो गया था वह फाइटर जो कुछ समय पहले अदृश्य था। बाकी बचा एक फाइटर। WWF के कुछ दाव हम भी दिखा दे। अगर आपको बुरा ना लगे तो। बुरी तरह घबरा गया डॉगमैन नागराज के वार से। तभी वो कर बैठा वह घातक गलती। मैं तेरा खून पी जाऊंगा नागराज। उफ! ये क्या? नागराज के खून का स्वाद इतना घातक होगा ये सपने में ही नहीं सोचा था उसने। उफ! बेचारा मारा गया बेमौत। दौड़ आई नागराज को बधाई देने के लिए जोली। यू आर ग्रेट नागराज। पलटा नागराज नागों का बुत बने खड़े उस अदृश्य फाइटर की तरफ। अब तुम मुझे बताओगे कि किसके इशारे पर तुम यह सब कर रहे हो? अटके से स्वर निकल रहे थे उसके लगते कि किलर किंग। बस इतना ही बोल पाया वह, क्योंकि मांस का लोथड़ा बने फाइटर को हैरत से देख रहे थे नागराज और जाली। इनविजिबल रेंज का आविष्कार भैया ने किया और उसका इस्तेमाल कर रहा है किलर किंग, जो अपने इनविजिबल किलर्स के दम पर तहलका मचाए हुए पूरे विश्व में। क्या चक्कर है नागराज? चक्कर मैं समझ गया हूँ जाली। तुम्हारा भाई इस समय किलर किंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन क्यों?
ये तो हमें किलर किंग के पास पहुंचकर ही पता चल सकता है। हम उस तक पहुंचेंगे कैसे, ये भी जल्दी बताऊंगा मैं तुम्हें। मोहक मुस्कान खेल रही थी नागराज के अधरों पर। इधर क्रोध का भूकंप तांडव कर रहा था किलर किंग के चेहरे पर। 2 बार शिकस्त दी है नागराज ने मुझे, इसका बदला नागराज को 2 टुकड़ों में बांट कर लूँगा मैं। तभी अमेरिका में अपने ग्रुप के चीफ आपसे बात करना चाहते हैं किंग। स्क्रीन पर उभरा वह चेहरा। एक असाइनमेंट बुक की है किंग। अमेरिकी गृह मंत्री इंडिया पहुंच रहे हैं। उनकी हत्या कर दी जाए तो हमें $50 लाख अमेरिकी मिल सकते हैं। $50 लाख अमेरिकी। लालच से 1000 वोट के बल्ब की भांति चमक रही थी किलर किंग की आंखें। कितनी रकम के लिए तो किंग भगवान की भी हत्या करने को राजी हो जाए। राजनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है मिस्टर हार्ट्सबुश। ऑफ थैंक यू। कम दिस सर। सुरक्षाकर्मी कार की तरफ लेकर बढ़े अमेरिकी मेहमान को, और ठीक तभी छनछना उठी शीशे की दीवार और छनछना उठे सैकड़ों मस्तिष्क। कौन आया है अंदर? अदृश्य हत्यारा है ये तो। ठीक पहचाना तुमने। हमें पहचानने के इनाम में मौत मिलेगी तुम्हें। तनी 2 अदृश्य गने लेकिन गर्ज ना पाई। तेरे लिए ना ये गन है अदृश्य, उफ ना तुम, क्योंकि मैंने पहन रखे हैं। ठीक पहचाना तुमने। हमें पहचानने के इनाम में मिलेगी तुम्हें मौत। तभी तनी 2 अदृश्य गने लेकिन गर्ज ना पाई। मेरे लिए ना ये गने अदृश्य हैं और ना तुम, क्योंकि मैंने पहन रखे हैं स्पेशल इंफ्रारेड शीशे वाले चश्मे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें अदृश्य नहीं रहने दूंगा। रंग से नहाते चले गए थे वे दोनों। अब किसी के लिए भी अदृश्य नहीं थे वे, जिन्हें घेर लिया था अब नागराज ने। तुम्हारा शरीर फाड़ डालूंगा मैं अपने पंजों से। अपने एक ही बार में तुम्हें जमीन चटा के रख दूंगा मैं। एक साथ हरकत में आए दोनों। घातक ये दोनों के वार। उफ। एक को सरपरस्ती से रोकता हूँ ताकि दूसरे से आसानी से भिड़ सकूँ मैं। उन्होंने चाकू से काट डाला उन सर्पों को। लहरा कर आया नागराज। जबरदस्त थी नागराज की वह किक, जिसने खिलखिल कर बिखर डाले उसके खोपड़ी के सभी तार। इतने में भाग कर पास खड़ी लगेज वैन में सवार हो गया दूसरा। अब बचकर भागना होगा यहाँ से मुझे। तूफान सी भागी वैन के आगे आ खड़ा हुआ नागराज। अब मरेगा नागराज तू मेरे हाथों से। देखने वाले कांप उठे थे, दहशत थे। आगे से नहीं हटेगा नागराज तो मारा जाएगा तू। हट जाओ नागराज, नागराज हट जाओ वहाँ से। नागराज को ना हटना था और तो सुना हटा है। सर से उसके ऊपर से गुजर गई भारी भरकम वैन। देखने वालों की आंखें आश्चर्य की अधिकता से फट सी पड़ी थी, क्योंकि नागराज गायब हो चुका था उनकी नज़रों के सामने से। वैन को भागकर शिकागो टावर पहुंचा वह। मैंने नागराज को मार डाला यह जानकर किंग तो कंधे पर उठा लेगा मुझे। इससे पहले यह सर्प तुम्हें इस दुनिया से उठा लेंगे। मौत से चीखने की भी मौका ना दिया उस बेचारे को। शिकागो टावर तो ही है किलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। तब खलबली मच जाएगी घूमती दुनिया में नागराज को देखकर। घूमती दुनिया में नहीं, दूसरी दुनिया में पहुंचोगे तुम नागराज। एक झटके से टूटी नागराज की नागरस्ती और सफ़र तो मौत का था वह, लेकिन वह भी था नागों का शहंशाह सर्प सम्राट नागराज। ठीक तभी सर्प जाल को काटते चले गए बारिश के समान बढ़ते चाकू, और नागराज को भी कष्ट में डालते चले गए थे वे चाकू। नागराज अपनी नाक फुर्ती से ना बचा गया तो टोपू के चाकू तुम्हारे शरीर में सैकड़ों सुराख बना देंगे। रुको, तुम्हारा सामना नागराज से है टोपू, और ये बात तुम्हें मैं तुम्हारे चाकू से ही बताऊंगा। नागराज द्वारा फेंके गए चाकू टोपू के शरीर में डेरा जमाते चले गए। तुम्हारा सामना नागराज से है टोपू, और ये बात तुम्हें मैं नहीं तुम्हारे चाकू ही बताएंगे। नागराज द्वारा फेंके गए चाकू टोपू के शरीर में डेरा जमाते चले गए। फिर नागराज ने एक पल भी नहीं गंवाया। घूमती दुनिया की तरफ बढ़ने के लिए इस अद्भुत तरीके को अपनाने में घूमती दुनिया के काफ़ी निकट पहुंच चुका था नागराज। और उस समय जब वहां पहुंची जॉली लगेज वैन का पीछा करके बड़ी मुश्किल से यहां पहुंच पाई हूं मैं। नागराज तो अपने तरीके से ऊपर पहुंच चुका, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे किसी रास्ते की खोज करनी ही होगी। इधर नागराज पहुंच चुका था ऊपर। अब मेरा लक्ष्य है यह दुनिया। घूमती दुनिया की तरफ बढ़े। नागराज के कदमों को रोक लिया तलवारों ने। नागराज, तलवारों से बच नहीं पाओगे तुम, बताओ ना। उफ, सही समय पर बच गया, वरना गई थी मेरी गर्दन। वार पर वार करता चला गया था तलवारों नागराज पर। और जब नागराज ने किया एक वार, तब
एक ही बार में हो गया लम्बलेट तो बेचारा। चिंता की खेती लहरा उठी थी किलर किंग के चेहरे पर। नागराज अगर इसी तेज़ी से किलर्स को ख़त्म करता रहा तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसे मुझ तक पहुंचने में। तभी एक अच्छी खबर है किंग। क्या खबर है? उछल पड़ा किलर किंग वह खबर सुनकर। वाह, बहुत शानदार काम किया तुमने। अब देखता हूँ नागराज कैसे नहीं रुकता है। और फिर ज्वाले हमारी कैद में है नागराज। तुम्हारी कोई भी हरकत उसकी मौत का कारण बन सकती है। मेरी वजह से आज भी नहीं आएगी जोली पर। तुरंत ही जकड़ लिया गया नागराज को। उफ! और कुछ ही पलों बाद जोली। उफ! नागराज, तुम अपने शरीर में वास करते सर्प सैनिकों को बाहर निकालने का आदेश दे नागराज। आज तुम्हारे सांप मेरे काम आएंगे। नागराज के सर्प सैनिकों का क्या करना चाहता था वह? किलर किंग अपनी दुनिया में तुम्हारा स्वागत करता है नागराज। उफ! कितना घिनौना उपयोग किया था उसने वह। देखा नागराज अपने सर्प सैनिकों का शानदार उपयोग। उफ! अब तुम दोनों के साथ ये सब भी सीधा मौत के मुंह में ही जाएंगे। और अगले ही पल दबा दिया था उसने वह लीवर। उफ! कटर पल पल हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। निश्चिंत ही मौत है अब हमारी। मैंने तुम्हारे टुकड़ों में बांट डालने की कसम खाई थी नागराज, जो आज पूरी होगी मेरी। हा हा हा। किंतु तभी नागराज के शरीर से निकलकर सोडांगी लिपटी चली गई थी उन कटरों के छड़ों से। उफ! नागराज, ओ सोडांगी, तुम मेरी लाश गिरने के बाद ही नागराज तक पहुंच पाएंगे ये कटर। अठासा लगा उठा किलर किंग। हा हा हा। मैं जानता था तू नागराज की मदद को जरूर आएगी नागिन। तभी मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि तू इन कटरों को रोक नहीं पाएगी। तेरी लाश गिरकर ही सही, ये मौत तो नागराज तक पहुंचेगी ही आज। सचमुच पूरी शक्ति लगाने के बाद भी सोडांगी कुछ ना कर पाई थी। उफ! और तब बस अब ख़त्म नागराज और उसका किस्सा। लेकिन पूरा सफ़र तय करने से पहले ही रुक गए थे कटर। उफ! ये कैसे हुआ? हैरत से फटी रह गई किलर किंग की आंखें। दहाड़ उठा किलर किंग। प्रोफेसर वर्मा, तुमने प्रयोगशाला से अदृश्य रूप में यहाँ आकर बचाया नागराज को। हाँ कमीने, मैंने ही बचाया नागराज को। नागराज जैसे मसीहा को मरते नहीं देख सकता था मैं। प्रोफेसर, जानते हो इस गुस्ताखी की क्या सज़ा दे सकता हूँ मैं तुम्हें? हाँ जानता हूँ। मेरे बीवी और बच्चों को मार डालोगे ना तुम? मार डाल, तू उन्हें मार डाल। नागराज जैसे मानवता के रक्षक के लिए अपने बीवी बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ मैं। ख़त्म कर डालो इस कमीने प्रोफेसर को। झपटे बहुत से किलर प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा की तरफ। उधर लपक उठी उधर लपकी सोडांगी नागराज के सर्प बंधनों पर। एक पल बाद ही आज़ाद था नागराज। धन्यवाद सोडांगी, ये तो मेरा फ़र्ज था नागराज। फिर सोडांगी वापस नागराज के शरीर में समा गई थी। इधर नागराज ने प्रोफेसर की तरफ बढ़ते किलर्स की तरफ उछाल दिए अपने सर्प सैनिकों को। मौत बनकर टूट पड़े थे जो किलर्स पर। नागराज ने सर्प सैनिकों को वापस बुलाया। तब तक आज़ाद हो गई थी जोली भी। तुम अपनी भाभी और भतीजों को तलाश करो, मैं किलर किंग और उसके किलर्स को देखता हूँ। तुरंत ही एक और लपकी जोली। गिरने लगी किलर्स की लाशों पर लाशें। आज यह पाप की दुनिया तबाह करके रहूँगा मैं। अपनी दुनिया को तबाह होता देख काँप उठा था किलर किंग। उफ! नहीं, नागराज को रोकने के लिए इस्तेमाल करना होगा इनविजिबल किलर्स का अब मुझे। एक पल बाद ही नागराज को घेरे खड़े थे बहुत से अदृश्य किलर। हम अदृश्य हैं, हमसे बच नहीं पाओगे तुम नागराज। तुम्हारी गनों से बरसी गोलियां मौत बनेगी अब तुम्हारी। गर्जी अदृश्य हाथों में थमी गने तो रबड़ के बबुओं की भांति उछल उठाता नागराज। बाकी बचे रह गए सब हैरान। कहाँ गया नागराज, कहाँ गया? ऊपर उछला था, नीचे तो आया नहीं। और तभी अचानक, मैं यहाँ हूँ बच्चों, जरा तुम्हें देखने की तैयारी में जुटा हुआ था। नागराज का कहर किलर्स पर भयंकर रूप से टूट पड़ा था। इधर किलर्स किंग को संभाल लिया था प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा ने। ठीक तुम्हारे किलर्स जैसा तुम्हारा भी हाल होगा कमीने। तान दी प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा ने किलर्स किंग पर वह गन। बता कमीने, कहाँ है मेरी और बीवी और बच्चे, जिनके बल पर तू मुझे आज तक अपने इशारे पर नचाता रहा? चुप्पी महंगी पड़ी किलर्स किंग को। बोल कमीने, वरना इस बार मैं तेरे सीने में भर दूंगा सैकड़ों गोलियां। किलर किंग को मिला था एक सुनहरा अवसर। तुम मुझे नहीं मार सकते वर्मा, वरना तुम्हारे बीवी बच्चों को मार डालूंगा मैं। जड़ होकर रह गया था प्रोफेसर। ठीक तभी भाभी और नुन्नू को मैं ले आई हूँ भैया, ख़त्म कर डालो इस शैतान को। अगले ही पल समा गई सैकड़ों गोलियां किलर किंग के जिस्म में। एक पल के लिए गैंडे सा टकराया वह, और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया।
इसी के साथ हुआ खात्मा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किलर फोर्स का गले मिले सब बिछड़े हुए भैया पापा ऑफ स्वामी पलटा नागराज की तरफ प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। रक्षा मंत्री धर्मेश तिवारी की हत्या मैंने इसलिए कि नागराज, क्योंकि वह भेड़ की खाल में भेड़िया था, मेरा मित्र था, तो इसलिए अपना आविष्कार पूरा होते ही सबसे पहले मैंने उसे बताया, लेकिन उसने मेरी हत्या करवाकर मेरे आविष्कार को हथियाने की कोशिश की ताकि वह उस आविष्कार को विदेशों के हाथों बेचकर अरबों डॉलर कमा सके। और किलर किंग का साथ देने की मेरी मजबूरी तुम जानते हो। अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे इसके लिए अपने आविष्कार की इजाद दोबारा करनी पड़ी। इसके लिए मुझे खेद है नागराज, मुझे तुमसे सहानुभूति है प्रोफेसर, लेकिन कानून की नज़रों में तुम दोषी हो, इसकी तुम्हें सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। नागराज ने पुलिस बुलवा ली, जिसने वहाँ पहुँचते ही पूरी घूमती दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया था। अपने आविष्कार की बदौलत मैं सदा के लिए अदृश्य होकर रह गया हूँ नागराज, लेकिन इस रूप में मैं किसी दिन तुम्हारे लिए काम अवश्य आऊँगा। पुलिस पार्टी के वहाँ से रवाना होने के साथ ही नागराज भी चल पड़ा अपने उस सफ़र पर जो विश्व के अपराध खत्म होने के साथ खत्म होना था। लेकिन क्या कभी खत्म हो सकेगा नागराज का यह सफ़र? और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।